वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 32, जिसमें पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्जाम में आए हुए जीके एंड साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रक्त खालिस्तान प्रकार के ऊतकों का एक उदाहरण है। तो जो रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। और ऐसे ऊतक जो कि शरीर के दूसरी कोशिकाओं और ऊतकों का कार्य करने में सहयोग करते हैं उनको संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो रक्त होता है उस शरीर में ऑक्सीजन, एक हो गया ऑक्सीजन, पोषक तत्व, पोषक तत्व और हार्मोन के जो अणु होते हैं उनको शरीर में कोशिकाओं एवं दूसरे ऊतकों तक पहुंचाता है। जो रक्त होता है वो तरल होता है और जो रक्त है वो प्लाज्मा नामक पदार्थ से बना होता है, ठीक है, प्लाज्मा से बना होता है, जिसके अंदर होता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। दूसरे होते हैं इसमें प्लेटलेट्स, जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट और इसके साथ में क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इस प्रकार जो रक्त है वो बना होता है, ये एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 66 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर उसका वजन कितना, वजन मतलब वेट होता है m इंटू जी, जिसमें m होता है द्रव्यमान, g होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। ये कितना है, 66 किलो हमको दिया है, 66 किलो, ये हो गया m g। ये तो पृथ्वी पर दिया है, लेकिन हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा पर जो इसका वेट होगा वो कितना होगा, m, और जो चंद्रमा पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है, तो वो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 होता है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, एम जी, ये चंद्रमा पर है, इंटू 6, तो ये कितना बराबर हो जाएगा, ये पृथ्वी के वजन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पृथ्वी पर कितना है, 66 एम जी मून पे इंटू 6 गुना, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एम जी सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 11 kg। तो इसका वजन होगा हमारी चंद्रमा पर, चंद्रमा पर वो कितना हो जाएगा, 11 kg। हम सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि 6 गुना कम हो जाएगा, तो हम सीधे 66 डिवाइडेड बाय 6 भी करके 11 kg निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है। तो इसके कारण जो एक हानिकारक प्रभाव होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब जलते हैं तो इससे निकलती है अधिक मात्रा में CO2, ठीक है। और इनके कारण क्या होता है, एक प्रभाव होता है, इसको जो बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। और जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसके कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है, सतह का तापमान बढ़ता है, ठीक है। ये जीवन के लिए अच्छा तो है, लेकिन कुछ हद तक, एक सीमा तक जब होता है, एक सीमा तक होता है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है, जीवित रहने लायक तापमान बनाकर रखता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो, सूर्य से आने वाले ताप को जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं वो रोकती है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होती है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसें, इसमें क्या होता है, जल वाष्प होती है, जल वाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस सूर्य से जो आने वाले तापमान को रोकती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है। लेकिन जब CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये होती है किसके कारण, जीवाश्म ईंधन के कारण। जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं, जैसे क्या क्या जलता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, इन सब के कारण जो CO2 निकलती है, तो उनके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी लगातार क्या हो रही, गर्म हो रही, पृथ्वी। तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होते जाएंगी और यह पृथ्वी के लिए और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का कारण हो सकता है। जो मृदा अपरदन है उससे बोलते हैं कि जो मिट्टी के ऊपर की परत होती है वो जल्दी से हट जाना, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए, जब बारिश होती है तो जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो बह जाती है पानी में, तो ये होता है मृदा का अपरदन। जिसके कारण क्या होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी है, हमारी ऊपर की जो मिट्टी होती है उपजाऊ, ये बह जाती है, और इसके कारण जो खेत होते हैं कैसे हो जाते हैं, वो उपजाऊ नहीं रहते, उपजाऊ नहीं रहते या कम होते जाते हैं, उपजाऊ नहीं रहते। और ये किन-किन कारणों से हो सकता है, तो ये हो सकता है प्राकृतिक कारणों से, बाढ़ आ जाए, तेज बारिश हो जाए या प्राकृतिक तूफान आ जाए उसके कारण होता है। और उसके अलावा होता है मानवीय कारणों से, मानवीय कारण से, जिसमें खेत की जुताई शामिल है। और जो मृदा अपरदन की दर है, मृदा अपरदन की जो दर है वो मिट्टी के बनने की दर से ज़्यादा है, मिट्टी के बनने की दर से ज़्यादा है, ठीक है।
तो मृदा अपरदन से क्या होता है कि खेत जो है भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये देखो, ये जो डायग्राम में मृदा अपरदित हुई और यहाँ से मृदा बह गई। और ये किन कारणों से होता है? तो ये होता है चरागाहों की अत्यधिक चराई से। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जो हमारी घास होती है वो मिट्टी को, उसकी जड़ें जो होती है मिट्टी को पकड़ के रहती रहे, जिसके कारण वो बहती नहीं है आसानी से। तो जो अत्यधिक चराई होगी, घास बहुत कम होगा, उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई से, बिल्कुल इससे भी होता है। जैसे जैसे ढलान वाली भूमि है, यहाँ पे जुताई कर दी तो इसके कारण मिट्टी क्या हो गई? भुरभुरी हो गई, जिसके कारण ये पानी आने पर बह जाएगी। नेक्स्ट क्या है? पेड़ों की कटाई से। तो पेड़ों की जड़ भी मिट्टी को पकड़ के रखती है। जब पेड़ों की अत्यधिक कटाई होगी उसके कारण भी मृदा अपरदन बढ़ता है। तो यहाँ पे सभी विकल्प है ये सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य में होता है? जो साबरमती नदी है इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले से। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले से। उदयपुर। ये उदयपुर जिले से निकलती है अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से। और इसके बाद बहती है ये राजस्थान में, राजस्थान के बाद गुजरात में, और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्ध्य को दर्शाता है? तरंगदैर्ध्य को दर्शाता है कौन सा? तो दर्शाता है लेमडा। जो लेमडा होता है वो इस टाइप से बना हुआ होता है, तरंगदैर्ध्य को दर्शाता है। जो तरंगदैर्ध्य होती है वो होती है v अपॉन में f, जहाँ पे v होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी, f होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और जो तरंगदैर्ध्य होती है वो दो क्रस्ट के बीच, मतलब दोनों पीक के बीच की दूरी होती है, या तो दोनों गर्त के बीच की, जो डाउन होते हैं उनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। और इसकी जो यूनिट होती है तरंगदैर्ध्य की यूनिट, वो होती है मीटर। और इसको लेमडा से शो करते हैं, जो कि ग्रीक अक्षर है एक। लेमडा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो जो पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चालक, चालक, ठीक है। और एक क्या होते हैं? एक होते हैं कुचालक, और एक होते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। जिनमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जिसमें धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसको बोलते हैं हम चालक। जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता, तो इसको बोलते हैं कुचालक। और जिसमें रूम टेम्परेचर पे धारा का प्रवाह तो कम होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर धारा का प्रवाह हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम अर्धचालक। मतलब धारा का प्रवाह होता है। जो सभी धातुएं होती है, लगभग धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चालक होती है। और जो अधातुएं होती है वो सारी कुचालक होती है। लेकिन एक अधातु की बात हम करें जो कि होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक, ठीक है। तो एक अधातु जो हमारा विद्युत का सुचालक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ग्रेफाइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम इकाई है। तो जो जूल प्रति कूलम है ये वोल्ट की इकाई होती है। वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य। इसकी इकाई क्या होती है? जूल। और अपॉन में होता है कूलम, यानी आवेश। ठीक है। तो जो वोल्ट होता है ये होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू, मतलब जूल प्रति गुलाम। तो जूल प्रति गुलाम होती है हमारे वोल्ट की इकाई। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो एम्पियर होती है होती है करंट की, जूल होती है कार्य की, गुलाम होती है आवेश की। यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया करते हैं तो उससे बनता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, H2O यानी जल, और क्लोरीन जो कि एक गैस है। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया का उदाहरण है हमें बताना है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में होता है। अपचयन साथ में होता है तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इससे ऑक्सीजन निकल के यहाँ से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन है इससे क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ में यहाँ पर इस फॉर्मूले में। तो उसके कारण जो ये अभिक्रिया हुई होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो जो हमारा चांद है ये एकमात्र हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का। वैसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में टोटल समय लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, और इसके साथ में लगते हैं 15 सेकेंड।
तो जो चांद होता है वो कितनी बार आधा दिखाई देता है ये हमें बताना है। तो जो अमावस्या और पूर्णिमा होती है ये 15-15 दिन की होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आज पूर्णिमा है तो आज पूरा चांद दिखाई देगा, और यहाँ से 15 दिन बाद ये धीरे 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 कम होते जाएगा, और यहाँ पे अमावस्या के दिन ये गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो जब धीरे धीरे कम होता है तो एक बार ये आधा भी दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब 15 दिन के बाद ये फिर अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ता है और फिर पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूरा दिखाई देता है। तो यहाँ बीच में ये फिर एक बार और आधा दिखाई देता है। जो चांद है हमारा, ये एक महीने में टोटल कितना, 2 बार में आधा दिखाई देता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? तो ये प्रक्रिया को बोलते हैं हम डिफ्यूजन या विसरण। विसरण में क्या होता है, ये मान लो कि ये इत्र है, ये इत्र किसी ने डाला और ये वायु के कण है, तो इसमें ये ऐसे फैल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम विसरण। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ये इत्र के कण मान लेते हैं, ये हमारे वायु के कण है, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी ऐसे फैल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम विसरण। इसके कारण ये इत्र की गंध है हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है। तो ये तो हो गया करेक्ट ऑप्शन विसरण। इसमें दिया संघनन। तो संघनन में क्या होता है, जैसे मान लो कि जल वाष्प है, तो जल वाष्प जब ठंडे क्षेत्र में आएगी या ठंडी चीज से टकराएंगी तो उसके बाद वो पानी बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं संघनन क्रिया। जब संलयन की बात है तो इसमें क्या होता है कि जब दो छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, बड़ा परमाणु, उसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, तो इसको बोलते हैं संलयन। जैसे नाभिकीय संलयन सुना होगा, ये होता है हमारे सूर्य में। ठीक है, इसके अलावा जो होता है वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि जब पदार्थ जैसे कोई द्रव है उसको हम गर्म करेंगे, तो द्रव को गर्म करने से क्या होगा कि अपनी अवस्था बदलेगा और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे जल है, उसको गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो विसरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये जो गोली दर्पण है इसका ध्रुव ये होता है P। ठीक है, इससे जो फोकस दूरी तक की लेंथ होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ तक जो सेंटर तक की दूरी होती है इसको बोलते हैं हम वक्रता, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये सारे पॉइंट जिस अक्ष पर होते हैं उसको प्रिंसिपल अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वची श्वसन खालिस्तान होता है। तो त्वची श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है, त्वचा से श्वसन होता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जिसको हम बोलते हैं त्वची श्वसन। जो उभयचर होते हैं, उभयचर जो कि थल और जल दोनों में रहते हैं, वो त्वची श्वसन करते हैं। वो तो 0 से लेकर 100% तक त्वची श्वसन करते हैं, जिसमें हमारी मेंढक हो गई। ठीक है, मेंढक के अलावा होता है क्या, केचुआ हो गया, तो ये त्वची श्वसन करते हैं। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो केचुआ हो गया। और जो मछली होती है, मछली, यह भी त्वची श्वसन करती है। इनके पास दोनों तरीका होता है, एक तो ये अपने गिल्फ या गलफड़ों से श्वसन करती है, इसके अलावा ये त्वची श्वसन भी करती है, त्वची श्वसन करती है। ये दूसरा ऑप्शन होता है इनके पास त्वचा से श्वसन करने का। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया होगा केचुआ हो गया, जो कि 0 से 100% तक त्वची श्वसन कर सकता है। और ये इसलिए करता है क्योंकि इसके पास में कुछ जरूरी अंग नहीं होते, जैसे फेफड़ा हो गया, ये नहीं होता है इसके पास, इसके कारण ये त्वची श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम खालिस्तान का महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। तो जो ओणम है ये केरल का एक त्योहार है, केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि एक फसल उत्सव है, फसल उत्सव, जो कि राजा महाबली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, महाबली के आगमन की। ये केरल का एक आधिकारिक उत्सव है, और इसे ओणम में मलयालम के महीने के चिंगम में मनाया जाता है। जो ओणम है इसको मलयालम मलयालम महीने चिंगम में मनाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओणम है, जो केरला का एक मुख्य त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? तो जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की। और ये इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी ये 1897 में की थी। इसके बाद की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी 1909 में। और जो प्रोटॉन के बाद आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, न्यूट्रॉन की, और ये की थी 1932 में। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी चैडविक ने। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऊर्जा बनाने के लिए।
जिससे यह ऊर्जा बनाती है कोशिकाएं। कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रवेश करता है, उससे ऊर्जा बनती है। और जो अतिरिक्त ग्लूकोज बचता है, जो ग्लूकोज बचा उसको ग्लाइकोजन में चेंज करता है और यकृत में जमा कर लेता है। ग्लाइकोजन में चेंज करके यकृत में जमा कर लेता है। और जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो ये जो अतिरिक्त जो बचा हुआ है ग्लाइकोजन, इसको इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में फिर से वापस से छोड़ देता है ब्लड में, जिससे कि हमारी ब्लड की शर्करा का स्तर बना रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ब्लड शर्करा के स्तर को ये विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर एक तकनीक होती है जिसमें हमारे शरीर के पॉइंट पर एक छोटी छोटी सुइयों का ऐसे लगाया जाता है। ये चीन की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन चीन की एक चिकित्सा पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव दो भागों में कट जाने के बाद भी बढ़ जाता है? तो वो जीव है हमारा केचुआ, जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं। जब इसको दो भागों में कट करके जाता है तो उसके बाद भी ये बढ़ जाता है, वापस से मरता नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, जिसे कि फीमर भी बोला जाता है। ये हमारी पूरी जांग में फैली होती है, शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे मजबूत सबसे मजबूत हड्डी होती है और उसकी लंबाई लगभग 18 इंच होती है वयस्कों में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया जांग की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो जो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है वो चेन्नई में, जो कि है हमारा मरीन बीच। जो मरीन बीच है इसकी लंबाई लगभग 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा बीच है या समुद्री तट है। और जो मुंबई में जो समुद्री तट है उसको जुहू बीच बोलते हैं, जुहू बीच। लेकिन सबसे लंबा कौन सा है? मरीन बीच। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया चेन्नई। इतना वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।